बारिश में गरीब की 3 मंजिला झोपड़ी। गरीब महेश अपनी झोपड़ी की चौखट पर खड़ा बारिश छूटने का इंतजार कर रहा था। वहीं घर की चौखट नीचे बनी होने के चलते बरसात से डूब चुकी थी। देखते देखते 1.5-2 महीने गुजर गए। बारिश बोर लगता नहीं कि आज की डेट में बारिश छूटेगी भी और हम दिहाड़ी लगाने आ जाएंगे। भैया, इससे तो अच्छा होता कि हम तभी टाइम से मजदूरी के लिए निकल गए होते। फालतू में आज की दिहाड़ी खराब नहीं होती हमारी। मैं तो कहता हूँ सिर पर बोरी डालकर चल पड़ते हैं। जो भी 100-200 की दिहाड़ी मारेंगे तो घर का खर्चा पानी तो निकलेगा। अच्छा माँ, हम दोनों काम पर निकलते हैं। विमला खराब बारिश, आंधी पानी का मौसम और जोर जोर से बिजली चमकती देखकर चिंता में आ जाती है। महेश, मिथिलेश, बाहर इतनी जोर से पीट पीट कर आंधी पानी हो रही है। थोड़ी देर ठहर जाओ, और ऐसे बगैर कुछ खाए पिए जाओगे तो दिन भर किस दम से खटकोगे। तब तक 2 रोटी खा लो। दोनों बहुओं, खाना काट कर दे दो महेश मिथिलेश को। तभी गरीब बहू अनीता गीली रसोई को सुखाते हुए असहजता से कहती है, ससुर जी, अभी कुछ भी खाना नहीं बना है। सुबह से बारिश में झोपड़ी का मचान कोने कोने से चू रहा है। रसोई चूल्हा सूख जाए तो खाना चढ़ा देंगे। अरे बहू, टटका खाना बनाते बनाते तो तुम दोनों 10 बजवाओगी। महेश मिथिलेश को दिहाड़ी पर जाना है। देखो, रात का कोई बासी रोटी सब्जी बचा हो तो वही दे दो, खा लेंगे। माँ जी, रात की 3-4 रोटी बची हुई थी, रसोई में रखी थी, मगर झोपड़ी की छत के टपके से रोटी खराब हो गई भीग कर। बस तुम दोनों बहू से तो अन्न की बर्बादी करवा लो। जब तुम दोनों को मालूम है कि झोपड़ी की मचान एकदम कच्ची हो गई है और अब बरसातें लग गई हैं, तो रसोई के ऊपर तिरपाल डाल लूं। ऐसे मौसम में बाहर कमाने जाना पड़ता है, टाइम पर रोटी नहीं मिलती, तब कदर होती खाने की। रहने दीजिए माँ, कोई नहीं, हम दोपहर में आकर खा लेंगे। अभी जाते हैं। दिहाड़ी मजदूरी का काम सुबह के 6 बजे 7 बजे से लास्ट 10 बजे तक मिलता है, फिर पूरा दिन खाली बैठे निकल जाता है। इस महीने के अंदर मकान में काम भी लगवाना है। ऐसे में घर बैठने से थोड़े चलेगा। हम कमाएंगे तभी तो मिस्त्री लगेगा। ऐसा कहकर मिथिलेश महेश खराब मानसूनी बारिश में भूखे प्यासे भीगते हुए दिहाड़ी लगाने चले जाते हैं। जहां मानसून अमीरों के लिए हर दिन में खाने पीने, त्योहार पर्व मनाने जैसा गुजरता है, वहीं बरसातें लगते गरीब लेबर वाले 2 वक्त की रोटी कमाने को भी मोहताज हो जाते हैं। दिनेश विमला का गरीब परिवार भी खराब हालातों से गुजर रहा है, जो कमजोर कच्ची पुरानी झोपड़ी में मुश्किलों में रहन सहन कर रहे हैं। 8-10 परिवार के पेट भरवाने का जिम्मा मिथिलेश महेश पर है। वहीं अड़ोसी पड़ोसी सबके घर पक्के हैं। वहीं राज रानी ने कुछ महीने पहले ही हाई फाई पक्का 2 मंजिल का मकान बनवाया है, जो कि गरीब परिवार की झोपड़ी के एकदम सामने पड़ती है। ऐसे ही एक दिन, कुसुम, जितने मैं उपले सुलगा रही हूँ, तुम सब्जी काट लो, ताकि फटाफट कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी छौंक दूंगी। जी दीदी। अनीता जैसे ही उपला जलाने लगती है तो गीले होने के चलते जल नहीं पाते, जिससे पूरी झोपड़ी के अंदर धुआं मच जाता है और दोनों बहू के बाल बच्चे, सास ससुर सब जोर जोर से खांसने छींकने लगते हैं। अच्छी मम्मी, तुम झोपड़ी के अंदर खाना क्यों बनाती हो? मुझे मिर्ची मिर्ची लगती है। हे भगवान जी, आज तो लगता है धुएं के मारे कहीं मेरा दम ना निकल जाए। अरे विमला, तुम ठीक तो हो? बहू, तुम दोनों का झोपड़ी में खाना बनाने का धंधा मुझे सबसे ज्यादा खराब लगता है। आज कौन सा बारिश का मौसम बन रखा है, एकदम खुला मौसम है। बाहर चूल्हा डालकर रोटी पानी बना लेती। ससुर को गुस्से में भड़कते देखकर अनीता चूल्हा बुझा देती और थोड़ी देर में दोनों आंगन में चूल्हा डालती हैं, जहां पड़ोसन राजरानी मकान पर पेंट करवा रही थी। अरे ओ भैये, ये क्या कंजूस मक्खी चूस के जैसे पतला पेंट लगा रहा है? एकदम गाढ़ा पुताई चला, ताकि मेरा पक्का मकान हीरे की तरह चमचमा जाए और मेरी झोपड़ी वाले पड़ोसी देखकर जलकर खाक हो जाए। राज रानी अपने पक्के 2 मंजिल वाले मकान का घमंड खाते हुए ये बात अनीता कुसुम को सुना रही थी। तभी झोपड़ी में से विमला बाहर आकर झगड़ पड़ती है। अरे ओ राज रानी, तुमने ये 2 ताले का मकान क्या बना लिया? तो पैर जमीन पर नहीं टिकते तुम्हारे। अपने पक्के मकान से तुम सुख करोगी, इसलिए मेरी बहू को ताना सुनाने की जरूरत नहीं है।
लग गई ना मिर्ची विमला, तुम साफ सीधा क्यों नहीं बोलती कि तुम्हारी खंडहर जैसी झोपड़ी के आगे मेरा 2 मंजिल का पक्का मकान तुम गरीबों के आंखों में खटकता है। औकात तो है नहीं कि 1 मंजिल का भी पक्का मकान तैयार करवा लो। घमंडी राजरानी के इस कदर बेइज्जती करने पर विमला रो पड़ती है। बस बात बोल चुके तुम राजरानी। भले ही मेरा गरीब परिवार झोपड़ी में बसावट करके रह रहे हैं, लेकिन किसी की जमीन में थोड़ी ना बसे हैं। पर याद रखना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज तुमने मेरे जिन दोनों बेटों की खिल्ली उड़ाई है ना, एक दिन वही तरक्की करेंगे और तुमसे 1 मंजिल बढ़वा कर ही बनवाऊंगी मैं। तभी महेश मिथिलेश दोनों मिस्त्री लेकर आते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ महेश बेटा, सब ठीक है, पर ये कौन दोनों हैं? माँ, ये मिस्त्री हैं। आज से ही हम मकान का काम चालू करवा रहे हैं। बारिश का मौसम भी है, ऐसे मौसम में मकान का सीमेंट रेत अच्छे से पक जाएगा। अलग से पानी पटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए माता जी, देखना 1 महीने में आपका ऐसा हाई फाई मकान बना कर देंगे कि देखने वाले आंखें फाड़ कर देखेंगे, वो भी बस 50,000 रुपए में। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा। माँ जी, कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मुंह मियां मिट्ठू बनकर दिखाते हैं। अब हमारी भी झोपड़ी मकान में बदलने जा रही है। तब महेश मिथिलेश दोनों मिस्त्री को अपनी झोपड़ी वाली जगह को दिखाने के लिए ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजरानी मन में खिचड़ी पकाते हुए, 50,000 में तो पक्के मकान का लेंटर भी नहीं डलता, फिर ये दोनों मिस्त्री 3 मंजिल मकान बनाने का दावा कैसे कर रहे हैं? दाल में कुछ तो काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। भाई साहब, लगता है काफी पुरानी झोपड़ी बनी हुई है, इसीलिए जमीन पर जड़ बिल्कुल कमजोर है। तो झोपड़ी तोड़ने के बाद नींव डालने के लिए 1 ट्रक मिट्टी भरवाना पड़ेगा अंदर, तब जाकर मकान की नींव मजबूत होगी। देखिए, ऐसा कीजिए, आज बयाना दे दीजिए, हम चौखट तोड़ने से ही काम चालू कर देते हैं। भैया, हम पैसे लाकर देते हैं, तब तक आप चौखट तोड़ने का काम चालू कर दीजिए। कुछ ही देर में महेश जमा जोड़ा 50,000 लाकर मिस्त्री के हाथ में रख देता है। दोनों मिस्त्री चौखट तोड़कर नीची कर देते हैं। वहीं रात में दोनों बहू खाना बनाकर परिवार वालों को परोसती हैं। तभी तेज की बारिश होने लगती है और टूटी हुई नीचे की चौखट के चलते गंदा पानी झोपड़ी में घुस जाता है। जी मम्मी, इस बरसात के पानी से तो बिल्कुल गटर की तरह गंदी बास आ रही है। हाँ भाभी, इस बारिश के पानी का रंग भी एकदम गटर के जितना काला लग रहा है। तभी चौखट के बाहर जमा पानी तेज लहरों के साथ तेजी से अंदर भर जाता है। वहीं अब उनकी कच्ची छप्पर से भी मिट्टी खाने में गिर जाती है, जिस पर ससुर दिनेश टूटे मन से कहते हैं, लगता है आज राम जी ने हमारे गरीब परिवार के भाग्य में रोटी खानी लिखी ही नहीं थी। बहू, ये थाली हटा दे, रोटी माटी में सनकर किनकिनी हो गई है। मम्मी मेरे पूरे खाने में मिट्टी भर गई है, मुझको बड़ी जोर की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? छोटी बहू देख, मैंने ओखली में मक्के का सत्तू कूट कर रखा है, वही सान कर दे दे। जो ही 2-4 कौर खा लेंगे। वैसे भी झोपड़ी के अंदर इतना पानी भर गया है तो चूल्हा तो जलने से रहा। माँ जी, अभी देती हूँ। भारती, तब तक तुम अनीता भाभी के साथ बाहर पानी निकलवाओ। अनीता भारती झोपड़ी में भरते दुर्गंध मारते पानी को बाल्टी बाल्टी बाहर निकाल कर फेंकती हैं। वहीं पड़ोसन राजरानी अपनी बहू के साथ सामने की बालकनी में पकौड़े खाते हुए गरीब परिवार के खराब हालातों पर हंसती है। मम्मी जी, जरा देखिए तो हमारे 2 कौड़ी के गरीब 3rd क्लास चीप पड़ोसी कैसे जमादारों की तरह पानी निकाल रहे हैं। प्राची बहू, छोड़ ना उन गरीबों को, अपना मूड क्यों खराब करना। वो क्या कहती तू इंग्लिश में? टेक अ बिल। यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी। वैसे इन गरीबों की झोपड़ी के चलते हमारे पक्के 2 मंजिल वाले मकान का शो पीस खराब होता है। कहाँ हमारा पॉश जैसा हाई क्लास घर और कहाँ इनकी झुग्गी झोपड़ी। दोनों अमीरजादी घमंडी सास बहू की बातें सुनकर गरीब दिनेश विमला को बड़ा दुख लगता है। तब विमला दिलासा देती है, बहू बस आज भर का ही दुख है, कल मिस्त्रियों के आते हम सबसे पहले चौखट ठीक करवाएंगे ताकि बरसात में पानी साफ करने की समस्या ना झेलनी पड़े। बेचारी बहुएं लगातार कई घंटे पानी निकालती। वहीं घर में जरा सा भी सूखा हिस्सा ना होने के चलते बड़ों से लेकर बच्चों का भी बारिश में सोना दूभर हो जाता है। वहीं अगले दिन आधा दिन गुजर जाता है पर मिस्त्री नहीं आते। महेश भैया, मिस्त्रियों ने तो बोला था कि सुबह 7 बजे ही आ जाएंगे, लेकिन 11-12 बज गए, अभी तक नहीं आए। उन्हीं का इंतजार करते करते हम भी आज दिहाड़ी पर भी नहीं गए।
महेश जैसे ही नंबर पर फोन मिलाता है तो वो गलत बताता है। तभी दोबारा से हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगती है और दोनों उन्हें उसी जगह पर ढूंढने जाते हैं। अरे भैया जी सुनिए, जरा यहाँ सुनिए, यहाँ पर कल 2 मिस्त्री बैठे हुए थे, आपने उन्हें देखा है क्या? भैया लगता है तुम छग्गू चेतन की बात कर रहे हो। जी हाँ भैया जी, यही नाम बताया था उन्होंने। दरअसल हमने उनको मकान बनाने का ठेका दिया था और 50,000 बयाना भी दिया था। अरे भैया एकदम से इतना मोटा पैसा देने से पहले उनसे 2-4 दिन काम करवा कर तो देखना था। अरे एक नंबर के चोर ठगेरू हैं, चूना लगा दिया तुम दोनों को। उस आदमी की बात को सुनकर दोनों भाइयों को बड़ा धक्का सा लगता है। एक ही झटके में उनके इतने महीनों में जोड़े गए पाई पाई की रकम हाथ से निकल चुकी थी, जिसका दुख उनकी आंखों में झलक रहा था। भैया अगर आपके पास उनका कोई एड्रेस पता है तो दे दीजिएगा। कैसे कैसे तो हमने अपना पेट काट काट कर वो पैसे मकान बनवाने के लिए जोड़े थे, ये क्या हो गया? अरे भाई अब रोने से कोई फायदा नहीं है, ये तसल्ली सोचकर कर लो कि रोड पर चलते हुए कोई चोर जेब काट गया। हताश निराश होकर दोनों भाई अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं, जहां पूरी की पूरी झोपड़ी टपक रही थी और इस बार तेज आंधी तूफान से दीवार छत की मिट्टी भी उखड़ रही थी। मम्मी देखो ना, हमारी झोपड़ी बड़ी जोर से हिल रही है, कहीं हमारी झोपड़ी टूट तो नहीं जाएगी ना। तभी बारिश के साथ साथ चौखट के अंदर बरसाती कीड़े मकोड़े भी घुस जाते हैं, जिसे देखकर मनु पूजा डर जाते हैं। मम्मी सांप! घबराकर कुसुम जब पानी में देखती है तो वहां मोटा सा जोंक पानी में तैर रहा था। हे भगवान जी, ये इतना काला मोटा जोंक बरसात में लगकर हमारी झोपड़ी में घुस गया। अगर बच्चों के शरीर में चिपक जाता तो खून चूस जाता। तब कुसुम लकड़ी की सींग से जोंक को बाहर फेंकती है। दोनों बच्चे काफी ज्यादा डरे सहमे थे। मनु, पूजा, तुम दोनों खाट पर आकर बैठो, कहीं जहरीला कीट न काट ले। तभी प्राची का बेटा अपने पक्के फ्लोर के छत पर बारिश में एंजॉय करते हुए तीनों गरीब भाई बहन को चिढ़ाता है। ये मम्मा, मुझको तो बारिश में टेरेस में नहाने में बड़ा मजा आ रहा है, कितना चिल्ड पानी है, ओ बल्ले बल्ले। तीनों गरीब बच्चे टुकुर टुकुर उसके पक्के छत पर देखने लगते हैं। अंजू दीदी, मुझको भी ऐसे खुले छत पर बारिश में नहाने का दिल करता है, पर हमारे पास तो पक्का मकान भी नहीं है। जब देखो बारिश में हमारी झोपड़ी डूब जाती है, हम इतने गरीब क्यों हैं? बोलते हुए मासूम सी मनु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर गरीब परिवार वालों का कलेजा कचोट पड़ता है। पूरा जीवन मैंने मौसम की मार झेलकर कमाने में निकाल दिया, इसके बावजूद भी मैं एक पक्का मकान नहीं करवा पाया। आज मेरे पोता पोती एक छत के लिए ऐसे तरस रहे हैं, अरे देखा नहीं जा रहा। अजी भगवान ने सुख करना तो इन अमीरों के भाग्य में लिखा है, हम गरीबों के भाग्य में तो दुख झेलना लिखा है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है और दोनों भाई घर आते हैं। भैया आप दोनों कहाँ गए थे और मिस्त्री मिला कि नहीं? अरे वो दोनों कोई मिस्त्री नहीं थे, बल्कि झूठ बोला था। वो हमारे पैसे लेकर भाग गए, अब जो है इसी झोपड़ी में गुजारा करना पड़ेगा। अरे तुम दोनों भाई का दिमाग तो नहीं खराब हो गया था? कोई 1-2 रुपए थोड़ी दिए थे उन्हें, 50,000 रुपए नकद बयाना दिया था। अब कैसे रहेंगे इस जर्जर झोपड़ी में? आंधी पानी झेल नहीं पाएंगे। विमला, अब इन्हें भी पता थोड़े था कि वो आदमी ठगेरू निकलेंगे, इसमें इन दोनों की क्या ही गलती थी। बेटा कोई बात नहीं, मकान बनाने बिना अकाज नहीं है। अगर भाग्य में पक्का मकान बना लिखा होगा तो बन जाएगा एक दिन। दिनेश की बात सुनकर दोनों भाई को थोड़ी हिम्मत मिलती है और दोनों भाई वापस से बारिश में दिहाड़ी करने लगते हैं। वहीं मानसून का मौसम जोर पकड़ने के चलते उनके दिहाड़ी का काम 2 महीने के लिए बंद हो जाता है और वहीं चक्रवर्ती बवंडर में उनकी झोपड़ी की आधी मचान भी गिर जाती है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। किसी तरह झोपड़ी की कच्ची छत तो अभी तक सर पर थी, लेकिन अब तो वो भी हमसे छिन गई। अब इस उजड़े छत वाले मकान में हम कैसे बारिश का टाइम काटेंगे? आसमान में जोर जोर से बिजली खड़कने के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। मूसलाधार की भयंकर बारिश में लगातार भीगने के चलते तीनों बच्चे थर थर कांपने लगते हैं। मम्मी जोर की ठंड लग रही है, हमारी झोपड़ी की छत कहाँ गई? अच्छी, अच्छी, अच्छी।
हमारे घर में ये बर्फ के पत्थर क्यों गिर रहे हैं? मुझको चोट लग रही है। बेटा ओले गिर रही है, तुम इस कोने में खड़ी हो जाओ। आप दोनों भाई कुछ करेंगे या आप भी हाथ ही मलते रहेंगे? पक्का मकान बनवाने से अच्छा ये झोपड़ी की मरम्मत करवा लेते तो ये नहीं उजड़ती, ना बरसात में बेघर होते। अनीता तुम ताना क्यों मार रही हो, जैसे कि छत गिरने का जिम्मेदार मैं हूँ। अरे जितना बन पड़ा उससे ज्यादा हम दोनों भाई ने किया ताकि मकान बन जाए। तभी दोनों के बीच में झगड़ा फसाद देखकर पड़ोसन राजा रानी अपने मकान में से चुटकी लेती हैं। हाय हाय हाय, अरे विमला अपने बहू बेटे को चुप करवा। क्या जब देखो झुग्गी झोपड़ी वालों की तरह किचकिच मचाते हो तुम भी? उस दिन तो बड़ा डींगे हाँक रहे थे, 3 मंजिल का मकान बनवाएगी, क्या हुआ अब? राज रानी, मेरे घर की खराब परिस्थितियों को देखकर खुश मत हो, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, किसे किस स्थान से उठा दे। तब पड़ोसन शशिकला तिरपाल लाकर विमला को देती है। विमला, ये लो ये तिरपाल अपने छत पर बांध दो, और मैं तो कहती हूँ तुम सब मेरे घर चलो, वहीं पर रह लेना। देखो यहाँ बरसाती पानी में डेंगू मलेरिया वाले मच्छर पनप रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, अगर बीमार पड़ गए तो लेने की देनी पड़ जाएगी। शशिकला बहन, तुमने मेरे गरीब परिवार की इतनी मदद की, इतना ही बहुत है। अरे काकी आप कैसी बातें कर रही हैं? दुख पड़ने पर भी अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? वैसे मैंने सुना है कि आप दोनों का काम छूट गया है। आप तो जानते हैं मेरा फैक्ट्री घर वगैरह बनाने का ही काम है, तो आप दोनों कल से आ जाना, 400-500 रुपए की दिहाड़ी ले लेना। केतन का दिया पगार और काम दोनों भाइयों को ठीक लगता है। अगले दिन से वह काम पर जाने लगते हैं। वहीं पूरा परिवार टूटे झोपड़ी में ही तिरपाल लगाकर बारिश में रह रहे थे। देखो मकान बनाने में बस साबुत ईंट ही लगानी है, जो टूट जाए या उसे अलग निकाल देना। केतन भाई, अगर ये टूटी हुई ईंट आपके काम में नहीं आएगी तो हम इसे अपने साथ ले जाएं? हाँ, अरे क्यों नहीं, वैसे भी ये टुकड़े काम के थोड़े ना है, और जरूर लगे तो बालू वगैरह भी बोरी में भर के रखा है, उसे भी ले जाना। दोनों भाई वहां का काम खत्म करके बोरी में बचा हुआ सीमेंट बालू ईंट सब लाते हैं और सबसे पहले अपनी नीची टूटी हुई चौखट को ईंट और सीमेंट से जमाते हैं। हमने चौखट एक साथ ऊंची कर दी है, अब कितनी भी तगड़ी बारिश है बाहर का जमा पानी झोपड़ी के अंदर नहीं भरेगा। इसी प्रकार से दोनों ईंट सीमेंट मिट्टी इकट्ठा कर करके लाते हैं और अब चारों झोपड़ी की कमजोर दीवार को दोबारा तोड़कर ईंट से मजबूत बनाते हैं। हमें अपनी 3 मंजिल झोपड़ी बनाने के लिए छत में मजबूत लेंटर डालना होगा। इसके लिए काफी सीमेंट चाहिए। भैया जरूरी थोड़े ना है सीमेंट से ही छत पक्की और मजबूत बनेगी। हम अपनी 3 मंजिल वाली झोपड़ी के लिए जंगल से मजबूत लकड़ी काट कर भी तो ला सकते हैं और उसे जुड़ाव करके चिकनी मिट्टी और बालू से छत का लेंटर जमा देंगे। मिथिलेश का जुगाड़ महेश को पसंद आता है। दोनों भाई बारिश में भीगते हुए जंगल जाते हैं और ठोस लकड़ी वाले पेड़ को चुनकर कटाई चालू करते हैं। वहीं दोनों बहू और ननद जंगल से काफी सारी मिट्टी लाकर इकट्ठा करती हैं और पूरा परिवार लगकर अपना 3 मंजिला वाला झोपड़ी तैयार करता है। वहीं तीनों बच्चे अपना 3 मंजिला वाला नया झोपड़ी देखकर बहुत खुश होते हैं। मैंने पूछा, देखो हमारा भी 3-3 मंजिला वाला झोपड़ी बन गया। अब हम भी बारिश में अपनी छत पर चढ़कर खूब मजे से नहाएंगे। और देखना अंजू दीदी, जैसे ये प्रिंस मुझको चिढ़ाता था ना, मैं भी इसको चिढ़ाऊंगा। माँ जी, मैं सोच रही थी बरसात भर के मौसम के लिए हम अपनी 3 मंजिला वाली झोपड़ी की छत पर सूखी फूस की छावनी डाल दें, ताकि बारिश का जो भी पानी बरखे उसी में सोख लेगा और हमारे मकान की दीवार छत पर कोई असर नहीं आएगा। अनीता बहू, तूने एकदम अच्छा विचार लगाया है। आखिर इस 3 मंजिल वाले झोपड़ी को बनाने में हमारी इतनी मेहनत लगी है, दोबारा से मेहनत खराब ना हो जाए। अब पूरा गरीब परिवार दोबारा से जंगल से सूखे फूस वगैरह चुनकर लाता है और 3 मंजिलों पर अच्छे से बिछा देते हैं। तभी बड़े जोर की बिजली कड़कती है और आसमान बिल्कुल काला कर देता है। बहू चलो सब लोग नीचे चलते हैं, देखो मौसम खराब हो रहा है। तब पूरा परिवार पहले मंजिल पर बने डाइनिंग हॉल में आराम से बैठते हैं। दोनों बहू झोपड़ी के दूसरे मंजिल पर बने रसोई में गर्मा गर्म पकौड़े सेक कर खिलाती हैं। गर्मा गर्म पकौड़े हाजिर हैं, सब लोग खा लीजिए। भाभी, पकौड़े बहुत ही करारे चिटपटे बनाए हैं आप दोनों ने। सच में ऐसे बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। दादी जी, दादाजी, पापा, आज तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब हमारा भी 3 मंजिला वाला झोपड़ी बन गया है। अब हमारी झोपड़ी में पानी नहीं भरेगा। अब हम बड़े मजे से खाएंगे और रात को मीठी मीठी नींद सोएंगे। मनु के चेहरे पर खुशी का भाव देखकर सबके चेहरे पर बड़ा चैन था। वहीं मूसलाधार की बारिश में भी उनकी 3 मंजिल वाली झोपड़ी से ना तो मिट्टी तक फूस गलती है ना बहती है। अब गरीब परिवार वाले अपने 3 मंजिल के झोपड़ी में चैन सुकून से खाना पीना, सोना और रहन सहन करते हैं।